ठीक है, सुनना यार जरा ध्यान से। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, याद रखना, चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन। ठीक है, अब सुनो यार, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का मतलब क्या है और उसमें पढ़ना क्यों है। ठीक है, ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, देखो पहली बात तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, मैंने तो पहले बता रखा है, ग्रेविटेशन और फ्लोरोटेशन वाला में मतलब ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक टॉपिक था और एक दूसरा था वाटर रिलेटेड, उसके अंदर क्या नाम है ब्यूएंसी वगैरह टॉपिक था, वो पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ बचा हुआ है बस ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशन का मतलब किस तरीके से काम कर रहा है तो चैप्टर में वो पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बात करें तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब ये एक अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब हमारे अर्थ पर क्या है अलग अलग तरह की फोर्सेज है। ठीक है, हमें पढ़नी नहीं है, मेनली वो चार डिविजन है उसकी। ठीक है, लेकिन उनमें से एक मतलब एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा मतलब कम होती है एज कम्पेयर टू जैसे न्यूक्लियर फोर्स होती है एक दूसरी। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा स्लो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इतनी तो काम करती ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हम कैसे करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स करती क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, सिंपल का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी भाषा में अर्थ, सन मतलब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इस वजह से एक फोर्स है जो उसको खींच रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है तो मून को कौन खींच रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की फोर्स है जो उसको खींच रही है एक ताकत है। ठीक है, तो चार सिंपल लॉजिक क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर एक्चुअल फैक्ट में बात करें ना, तो एक्चुअल में ये होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट दोनों चीजों को खींच रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खींच रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसको खींच रहा होगा। समझ आया, ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दिमाग लगाना और सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा चैप्टर के साथ 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 चलते हैं इसके लिए। ठीक है, अब समझना मैं क्या बोलने लगा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, देखना। ठीक है, सुनो, कह रहे चैप्टर 8 और 9 में आप क्या पढ़ के आ चुके हो, सिंपल सी भाषा में कह रहे आप चैप्टर 8 और 9 के अंदर ये पढ़ के आए हो कि अगर हम बात करें चैप्टर 8 और 9 में मतलब, ठीक है, तो हमने पढ़ा था मोशन की ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है और फिर हमने पढ़ा था कि फोर्स कैसे लगती है। मतलब ये कि हमने चैप्टर 8 और 9 में दो चीजें पढ़ी हुई है। वो क्या थी, चैप्टर 8 में थी कि मोशन कैसे होता है या फिर मोशन से रिलेटेड कौन सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और मोशन वगैरह। उसका हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, मतलब जो 9 चैप्टर था उसमें पढ़ा था फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, ताकत। ताकत का मतलब क्या है, ताकत का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक उससे ताकत लगे तो कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है यार, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी ताकत जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो नजर ध्यान से आगे कह रहा कि हमारे पास अलग अलग तरह की फोर्स मतलब हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, जो क्या करती है स्पीड में या फिर डायरेक्शन मोशन ऑब्जेक्ट लाने में मदद करती है। ठीक है, खैर आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे मतलब छोड़ देते हो तो वो सीधा नीचे आके गिरती है। तो नीचे आके क्यों गिर रही है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ हर चीज को खींचता है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ मतलब खींच रहा होता है क्या, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन में जरा ध्यान से मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ या फिर हम इस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट के उस पर फोर्स लगाता है। मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या कर रहा है, अर्थ इसको खींच रहा है। समझाया मैंने क्या बोला, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो अर्थ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। ठीक है, तो ये नीचे जाके गिरता है। तो ये भी अर्थ को खींच रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन ये आएगा, तुम बोलोगे कि क्या है यार भैया कैसी बातें करने में लगे हो आप, ये अर्थ अर्थ इसको खींचता तो ये नीचे गिरता है। अगर ये अर्थ को खींचता तो अर्थ तो ऊपर आना चाहिए था, तो अर्थ ऊपर इसलिए नहीं आता क्योंकि इसका बहुत बहुत ज्यादा मास है एज कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए दोनों एक दूसरे पर फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन जिसकी ताकत ज्यादा है या फिर जिसका मास ज्यादा है वो क्या नाम है मूव नहीं कर पा रहा, जिसका मास कम है वो मूव कर पा रहा है। समझना है मैंने क्या बोला। चलो मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में क्या लगेगी, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये कि अगर मैं, ठीक है, मुझे अगर क्या नाम है मैं तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ अट्रैक्टिव फोर्स, तो तुम मेरे ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अगर मैं तुम्हें खींच रहा हूँ तो तुम भी मुझे खींच रहे हो। आया समझ मैंने क्या बोला, इसको क्या बोला जाता है, तो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे समझ रहा ध्यान से, क्या इन सब केसेस में आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट पर या फिर प्लेनेट पर मून पर इन सब पे क्या लगती है फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
और न्यूटन ने इसका सबसे पहले बताया था, उसने क्या नाम रखा था इसका, इसका नाम रखा गया था ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी भाषा में गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैंने क्या बोला, आगे सुनना। कह रहा है इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? इस चैप्टर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फालतू फालतू की चीजें बोल रहा है, ठीक है, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं वो समझा देता हूँ, ठीक है, फिर अपने तरीके से समझेंगे। सुनना, कह रहा है कि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, क्योंकि एक फोर्स लग रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स हमेशा उन चीजों को क्या करती रहती है, घुमाती रहती है अपने चारों तरफ, ठीक है। सुनना, हम अर्थ से चिपके हुए हैं, मतलब अर्थ ने हमको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम ऊपर भी कूदने की कोशिश करते हैं, कभी हम नीचे ही आते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसी दिन अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई, मान लो फॉर एग्जांपल अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना हम पर बंद कर दिया, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो क्या होने लगेगा? तो वही होने लगेगा जो स्पेस में या फिर मून पर होता है, हम उड़ने लगेंगे। आयरन ने क्या बोला, हम एक जगह स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे, उससे आप बोलोगे उड़ने लगेंगे, तो किसकी बात है? तो सारी चीजें उड़ने लगेंगी, मतलब समझ आ रहा है? सारी चीजें उड़ने लगेगी का मतलब कि क्या नाम है, तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने में दिक्कत होगी, फिर तुम उड़ रहे तो उड़ रहा है, ठीक है, तो ये दिक्कत होगी। चैट में मत डालो यार, तो आप यहाँ सब अजीब की आवाज आ रही है, अजीब की आवाज आ रही है, मतलब पीछे से घन की आवाज आ रही है क्या कोई? हाँ भैया। हाँ भैया आ रही है। यार मुझे भी आ रही है, एक सेकंड में देख के आता हूँ मैं। यार वो बहुत बहुत दूर हो रहा है, तुमको कैसे इतनी तेजी से आवाज आ रही है यार? वो हो ये रहा है कि मेरे घर के मतलब उधर के रोड के बिल्कुल उधर की तरफ लेंटर डल रहा है कहीं पर, तो लेंटर डालते समय वो मशीन होती है ना उसके अंदर की तरफ, मतलब ताकि अंदर वो चले जाए, वो वाली मशीन से आवाज आ रही है। अभी 2 मिनट बाद, मतलब वो 2-2 मिनट बाद करनी पड़ती है। तुम्हें भी आवाज आ रही है? वो सही है। क्रिश आएगा अपनी सबसे, तो क्रिश को भी आ रही होगी। ठीक है, तो मेरा ध्यान से, ठीक है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो यार, मतलब वो धीरे धीरे हो जाएगी, मेरे को भी मेरे को लग रहा था मुझे ही आ रही है बहुत देर से, तो मुझे लगा कहीं से आ रही है, तुम्हें भी आ रही है, तो सर दर्द होता है ऐसी बात है, मुझे पता है, ठीक है। सुनना, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, तो इसका क्या है, दो ऑब्जेक्ट हमेशा आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसको क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि एक फोर्स एक दूसरे को खींच देता है। मैंने पहले बता दिया कि अगर वो नहीं खींच रही होगी तो क्या होगी, सारी चीजें उड़ने लगेंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अर्थ मून पर, हमारा तो छोड़ो, मून पर फोर्स लगाता है, ठीक है, तो मून कैसे करेगा, मून उसके अफेक्ट नहीं होगा। अब समझना जरा ध्यान से, यही चीज ये जो ये वाला जो बच्चा बना रखा है ना ये, ठीक है, यही चीज समझानी है मुझे, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, एक सेकंड लीजिए, ठीक है, सुनना। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, जरा खुद दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, मैंने क्या करा। लंगड़ जानते होगे तुम लोग, बचपन में खेला भी होगा, ठीक है। एक रस्सी ली, एक धागा लिया, उसे एक कोने पर पत्थर बांध दिया, ठीक है, पत्थर बांध के हम घुमा रहे हैं उसको, ठीक है। अब दिमाग लगाना, मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, सुनना। हुआ ये कि मैंने क्या करा, एक धागा लिया और उसके कोने पर एक पत्थर बांधा और उसको पकड़ के घुमा रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं उसको पकड़ रखा है और जब तक मैं उसको घुमा रहा हूँ, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैंने उसको पकड़ा हुआ है और जब तक मैं उसको घुमा रहा हूँ, तो खुद सोचो कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूमेगा, मतलब वो एक सर्कल फॉर्म में घूमेगा। समझ आया? मैंने कहा मान लो यहाँ से पकड़ के मैं घुमा रहा हूँ, तो जब तक मैंने उसको सेंटर से पकड़ा हुआ है तब तक वो क्या करेगा, एक सर्कल लगा रहा होगा, एक राउंड स्ट्रक्चर लगा रहा होगा। मतलब सिंपल सी भाषा में ये कि अगर मैंने एक सर्कल को पकड़ा हुआ है, एक धागे को पकड़ा हुआ है और उसको पकड़ को घुमा रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा, ठीक है। अब दिमाग लगाना, सेम अर्थ भी तो कर रहा है मून के साथ। अर्थ क्या कर रहा है, मून पर चक्कर लगा, मतलब पकड़ के रखता है उसको, तो इसीलिए अर्थ ये रहा, और मून जो उससे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था राउंड सर्कल में, ठीक है। अब इसको साइड रखो, अब दोबारा समझना, इधर आओ दोबारा, ठीक है, इसको समझना। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे पकड़ कर मैं घुमा रहा था और मैंने उसको अचानक से छोड़ दिया, तो वो जो पत्थर है क्या वो गोल गोल फॉर्म में घूमेगा? नहीं भाई साहब, वो गोल फॉर्म में ना घूमकर, मान लो मैंने इस पॉइंट पर उसको छोड़ दिया, तो वो सीधा इस पॉइंट से बाहर निकलेगा। तुम्हें याद होगा, ये हमने उसमें भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 9-8 में, ठीक है। तो सुनना, तो मैंने अगर इस पॉइंट पे छोड़ा तो वो सीधा इस पॉइंट पे बाहर निकल जाएगा। मान लो वो ऐसे घूम रहा था, ठीक है, मैंने जैसे छोड़ा तो वो उस इधर की तरफ निकल जाएगा। तो नया मैंने क्या बोला, ठीक है, और मान लो मैंने इस पॉइंट में छोड़ा तो वो इधर की तरफ निकल जाएगा,
इधर छोड़ा तो इधर की तरफ निकल जाएगा, इधर छोड़ा तो इधर की तरफ निकल जाएगा, इधर छोड़ा तो इधर की तरफ निकल जाएगा, यही तो होगा। अब दिमाग लगाना इसको कैसे क्या, देखो सुनो, जब तक मैंने उसको सेंटर से पकड़ा हुआ है तब तक क्या है वो घूमे जा रहा है, ठीक है, और उसकी सारी फोर्स कहाँ लग रही है, सेंटर पे लग रही है। नहीं समझ में आया, सुनना, मैंने बोला कि एक धागे को कोने पर पत्थर बांधकर मैं उसको घुमा रहा हूँ, तब तक घूमता रहेगा वो जब तक सेंटर से मैंने उसको पकड़ा हुआ है। जैसे मैंने सेंटर से वो छोड़ दिया वैसे ही वो एक टेंजेंशियली निकल जाएगा बाहर, इसको टेंजेंट कहते हैं, वो बात की बात है, वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है टेंजेंट। ठीक है, अपने मैथ वाले भैया से सर से जिससे भी तुम पूछोगे कि सर टेंजेंट क्या होता है, तो तुम्हें वो बताएंगे कि टेंजेंट होता ये है कि एक सर्कल को छूते हुए एक लाइन जब जाती है तो वो टेंजेंट कहलाती है। समझा मैंने क्या बोला, ये मेरे काम का मतलब नहीं था, इससे मैं नहीं बता रहा इसको। दूसरी बात, ठीक है, तो सुनना, जो एक सर्कल है तो सर्कल के कोने से छूती हुई लाइन क्या मतलब वो निकल जाएगी, तो कैसे निकलेगी, मैं सर्कल गोल गोल घुमा रहा हूँ, मैंने जैसे ही छोड़ा तो वो एक सीधी लाइन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गोल गोल घूम रहा था तो छोड़ने के बाद भी गोल गोल घूमेगा, नहीं भाई। तो ये हो क्यों रहा है, इसका मतलब सिंपल सी भाषा में ये कि जब तक सेंटर से एक फोर्स लग रही है तब तक वो सेंटर के अकॉर्डिंग घूम रहा है, ठीक है, और जैसे सेंटर से फोर्स बंद हो जाएगी तो एक टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा और सीधा बाहर चला जाएगा। इसी चीज को क्या बोला जाता है कि सेंटर पर फोर्स लग रही है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल फोर्स। दोबारा समझना, जब तक मैंने इसको सेंटर से पकड़ा हुआ है तब तक वो घूम रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब होता है जो सेंटर पर ध्यान देती है, मतलब वो फोर्स जो सेंटर पर लगती है उसको बोला जाता है सेंटर सीकिंग फोर्स, दैट इज नॉन एज सेंट्रीपीटल फोर्स। अभी समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ही वो सेंट्रीपीटल फोर्स बंद छोड़ दूंगा तो वो क्या होगी, फोर्स ऐसे घूमने लग जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा बाहर। आया समझ में मैंने क्या बोला। इसकी एक अपोजिट फोर्स भी होती है, वो होती है सेंट्री। मतलब क्या 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 सुनाई नहीं दिया टेंजेंट का मेरा मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है। यार, वॉइस ब्रेक क्यों हो रही है। सही है भैया, नहीं हो रही। दृष्टि मैडम या फिर अंशिका, किसने बोला था तेरे नेटवर्क में इशू है सर, सबको अगर आ रही है तो, ठीक है। और टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को छूते हुए एक लाइन जाती है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ ना, तुम्हारे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, मुझे मत घुसीटो उसके अंदर, लेकिन मैं बता देता हूँ कि रेडियस जो होता है ना, रेडियस रेडियस किस लाइन पे चला जाता है, वो 90 डिग्री होता है। बाहर से एक लाइन छूते हुए जा रही है और रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी वर्ड होता है, उसको कहते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, जो एक ऐसे जाती है, समझा। एक लाइन जो अंदर ही रह जाए उसको कहते हैं कॉर्ड, ये तो तुम्हें पता होगा। लेकिन एक लाइन जो अंदर से होते हुए आर पार जा रही है तो उसको कहते हैं सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो बाहर से छूते हुए जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, अब दोबारा समझना जरा ध्यान से, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास दो तरह की फोर्स होती है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, अभी मैं पकड़ के घुमा रहा था तो सारी फोर्स बीच में लग रही थी, सेंटर पे लग रही थी, तो इस फोर्स को क्या बोला जाता है, इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपीटल फोर्स। समझाया मैंने क्या बोला, मतलब अंदर से बाहर की तरफ लग रही है वो फोर्स। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स एक बाहर से अंदर की तरफ लग रही होती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, हमको पढ़नी नहीं है वो, ठीक है। लेकिन उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंटर से बाहर की तरफ लगती है वो है सेंट्रीपीटल, और जो बाहर से अंदर की तरफ लगती है वो है सेंट्रीपीटल फोर्स। समझाया मैंने कहा। मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तुमने देखा होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल बस में तो तुम लिख के नहीं होगे, अच्छी बात है, मत भटकना, ठीक है। अगर भैया मिशन मंगल फिल्म में भी को, हाँ ठीक है, वो भी ऐसी था, ठीक है। सुनना, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, तो तुम बस में अगर लटकोगे मतलब देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जब बस टर्न लेती है, ठीक है, तो जब बस टर्न लेती है तो तुम ऐसे ऐसे लीन होने लग जाते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे लीन होने लग जाते हो। तो किस वजह से हो रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, खैर उसकी बात नहीं कर रहे हम। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है वहां पर, ठीक है। तुम ये याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो सेंटर सीकिंग होती है, मतलब सेंटर पर लग रही होती है, ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो बाहर की तरफ लग रही होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। समझाया मैंने क्या बोला, खत्म। हमको ग्रेविटेशन पढ़ना है तो ये सेंट्रीपिटल क्यों लेकर आए हम बीच में, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो कोने पर ऑब्जेक्ट है वो हमेशा घूम उसको पकड़कर घुमाता रहता है, ठीक है। जैसी वो फोर्स खत्म हो गई, मतलब जैसी सेंटर वाली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई, तो वो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमने के जाकर सीधा बाहर निकल जाएगा जिस भी पॉइंट पर होगा वो। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सी भाषा में बोल देता हूँ कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा मून, ठीक है। तो अर्थ मून को पकड़ के खींचता रहता है, तो मून क्या करेगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा लगाता रहेगा,
एक मान लो मून यहाँ पर पहुंचा पर अचानक से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई, तो ये क्या करेगा, सीधा बाहर निकल जाएगा। ये और सर्कल की शेप में चक्कर नहीं लगाएगा। तो नारा मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने अभी पत्थर वाला एग्जांपल दिया, जब तक उस पीछे सेंटर से फोर्स लगती रहेगी तब तक वो घूमता रहेगा, जैसे छोड़ दोगे तो वैसे वो सीधी लाइन में निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो सर्कल फॉर्म में घूमेगा तब भी, ऐसा कभी नहीं होता। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला, खत्म बात। अब सुनना, समझना, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब वापस आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी छोड़कर मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स समझना, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। सुनना, मिशन मंगल में हुआ ये था प्रत्युष कि उस मिशन मंगल का मतलब, वो फिल्म की बात छोड़, लेकिन असलियत में क्या होता है, असलियत में होता है कि हमको अपनी अर्थ की ग्रेविटी से उसको बाहर निकालना होता है। खुद सोच कि तू किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी मर्जी तेज फेंक, मान लो ये है, तेरे अंदर जितनी मर्जी ताकत है, तू पूरी जान लगा के इसको ऊपर की तरफ फेंक, तो ये कभी बाहर आ जाएगा नहीं, ये वापस अंदर आ जाएगा, है ना। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो तू फोर्स लगा रहा है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा नहीं हो पा रही है, समझ आया। लेकिन अगर तेरी फोर्स या फिर तूने इस स्पीड से फेंका कि वो स्पीड उतनी ज्यादा हो जाए कि जो अर्थ खींच रहा था उससे ज्यादा हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा, समझ आया मैंने क्या बोला। इसीलिए जो बाहर रॉकेट भेजे जाते हैं, मतलब जो सैटेलाइट भेजी जाती है, तो जो रॉकेट में जिसमें भी रख के भेजे जाते हैं, तो इतनी ज्यादा फोर्स दी जाती है ताकि ग्रेविटी का काम ना कर सके, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना कर सके। अब तुम बोलोगे कि भैया कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो वो स्पीड एक एस्टिमेटेड स्पीड है जिसका नाम है, जिसका नंबर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर तो किसी भी चीज को बाहर फेंके, मतलब फेंकने की कोशिश करेगा ना, तो सीधा बाहर ही जाएगी, कभी अर्थ में वापस नहीं आएगी। लेकिन 11.2 किलोमीटर की स्पीड हाथ से गेन करना इम्पॉसिबल है, समझा रहे हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड का तुम मतलब समझ ले, हमारे यहाँ से बस अड्डा 11 किलोमीटर पड़ता है श्रीनगर से, ठीक है। तो तूने मतलब ये ऑब्जेक्ट फेंका, यहाँ से बस अड्डा 1 सेकंड में पहुंच गया, ठीक है। इतनी स्पीड, अगर इतनी स्पीड तू गेन कर ले, ठीक है, तो तू और इतनी स्पीड तू गेन करने के बाद ऊपर की तरफ फेंके किसी ऑब्जेक्ट को, तो और फोर्स भी उतने हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो वो शायद ऑब्जेक्ट वापस ना आए अर्थ की ग्रेविटी में, ठीक है, क्योंकि मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई ऊपर जा रहा होता है तो उसको खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन 11.2 की किलोमीटर पर आवर पर सेकंड की स्पीड होगी, पर आवर तो बहुत छोटा हो गया, पर सेकंड की स्पीड होगी, ठीक है, तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, ग्रेविटी पे काम नहीं कर पाएगी। आया समझ मैंने क्या बोला। तो मिसाइल्स वगैरह ऐसे जो भी चीजें, मिसाइल कर रहा हूँ, मतलब जो भी ऐसे सैटेलाइट भेजी जाती है वो इसी स्पीड को भेज जाती है। इसको कहते हैं वैसे साइंटिफिक टर्म्स में एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप का मतलब तो नाम से समझ में आ रहा है, एस्केप का मतलब एस्केप हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है, मतलब निकल जाना। तो एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है इसको, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब बात कर रहे थे हम ग्रेविटी की, ठीक है। तो ग्रेविटी में सिंपल सा मतलब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो अभी तक क्या समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब अभी तक ये समझ में आया कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये मत कर देना गलती से भी। ग्रेविटेशन, क्योंकि कई सारी फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स होती है, कई सारी फोर्स अलग अलग तरह से काम करती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया अगर हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं तो हम दोनों की बॉडी भी एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, बिल्कुल सही बात है। हमेशा दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होती हैं, चाहे तुम्हें पता लगे या ना पता लगे। समझ आया मैंने क्या बोला। अर्थ तुम पर, चलो सबसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अर्थ तुम पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और तुम भी उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, समझ आया मैंने क्या बोला। लेकिन अर्थ को तुम नहीं खींच पा रहे, अर्थ तुम्हें खींच लेगा, ऊपर कूदो तुम अपने आप नीचे आ जाओगे, समझ आया मैंने क्या बोला। ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा मास एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत 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 कम है, ठीक है ना। और जब इतना ज्यादा कम है तो अर्थ क्या करता है, अपना मास की वजह से मूव नहीं करता, तुम नहीं खींच लेता। आया समझ मैंने क्या बोला, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये तो समझ में आ गया, अब जरा एक्सप्लेन तो करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और कैसे कैसे काम चलता है। चलो बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये रहा हमारी प्यारी धरती, ठीक है, ये रहा हमारा अर्थ है, ये रहा, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला, एक ही ऑब्जेक्ट है, समझ आया मैंने क्या बोला। ये एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है जिसका जो छोटा है उससे, एज कम्पेयर्ड विद दोनों में छोटा है। समझ आया मैंने क्या बोला। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और ये भी समझ लो कि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है
और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो डी है, नहीं आया समझ, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो वो डी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक कैपिटल एम का और एक स्मॉल एम मास का, ठीक है, एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कैपिटल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी कुछ भी लगा लो, समझ आया मैंने क्या बोला, तो नजर ध्यान से। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपस में कितनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब ये कि इन दोनों में आपस में कितनी फोर्स लग रही होगी। मान लो बड़ा वाला अर्थ है, छोटा वाला मून है, ठीक है, या फिर उल्टा लगा लो, मान लो ये वाला अर्थ है और ये वाला सॉरी ये वाला सन है और ये वाला अर्थ है, ऐसे लगा लो, ठीक है, तो मून और अर्थ लगा लो, बड़ा वाला अर्थ है, छोटा वाला मून है, आपस में कितनी फोर्स लग रही है मुझे ये पता लगाना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला कुछ कॉन्सेप्ट है, सुनना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही होती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के मास के प्रोडक्ट के। दोनों के मास का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये समझना जरा ध्यान से, ठीक है। साइंस अगर पढ़ रही है आगे तक तो ये पता होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्लाइड पढ़ रही है क्या, एक सेकंड, ठीक है यार, मैं ना आजकल वो मतलब पीछे कर्टेन है वो पूरा लगाता नहीं हूँ, इस वजह से लाइट पड़ रही होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो दोनों के मास का प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, मान लो 50 किलो था, ये 10 किलो था, तो 50 × 10 ऐसे लिखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में वो ये कि एक का मास अगर मतलब अगर इधर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक साइड की जो क्वांटिटी है वो अगर बढ़ती है तो दूसरी साइड भी बढ़ेगी। मतलब ये कि अगर दोनों का मास अगर बढ़ रहा है, मान लो जो दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो मास अगर बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो भी बढ़ेगी। अगर इन दोनों का मास घटेगा तो इन दोनों के बीच की फोर्स भी क्या होगी, घटेगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं और तुम, ठीक है, हम दोनों बड़े हैं, ठीक है, अब हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, उसी हिसाब से होगी। लेकिन अब दो बच्चों के बीच में कंपेयर किया जाए तो उनका मास तो कम हो गया ना, और मास कम हो गया तो उनके बीच की फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। और हमसे भी ऊपर ले लो, हमसे भी बड़े कोई मतलब हमारे फादर है मान लो, तो हमसे ही बड़े और हमसे ज्यादा वेट होगा, मास एज वेट से मतलब नहीं है, वेट से मतलब है, ठीक है, तो वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर उनका वेट ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स भी ज्यादा लग रही होगी। और अब अर्थ और मून ले लो, उनका वेट बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो और ज्यादा होगी। ये एफ का मतलब फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो नया मैंने कहा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटेगी, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो बॉडीज के बीच के मास के प्रोडक्ट की, मतलब दोनों के मास का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसी हिसाब से फोर्स बढ़ रही होगी, ठीक है। आगे सुनना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इनवर्सली कैसे दिखाते हैं, तो ये तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 1 करके दिखाते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, तो उसका स्क्वायर, तो डी स्क्वायर। आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, सुनना जरूरी बात ध्यान से। एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी फोर्स लगेगी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के प्रोडक्ट के, मतलब जितना ज्यादा मास उस हिसाब से काम चलेगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, मतलब क्या है कि अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ेगा, दिमाग लगाना, इनवर्सली है ये, इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घटेगी। डायरेक्टली में क्या होता था, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, लेकिन इनवर्सली में क्या होता है, बढ़ेगी तो घटेगी, घटेगी तो बढ़ेगी, ये उल्टा है, ठीक है। तो सुनना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ने लग जाए तो दोनों के बीच की जो फोर्स है वो घटने लग जाएगी, और कितनी घटेगी, स्क्वायर के बराबर। समझाया मैंने क्या बोला, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस घटने लग जाए दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर घट रहा है तो फोर्स क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, कितनी, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला, दोबारा दिमाग लगाना जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जांपल हम दोनों के बीच में फोर्स अगर आप देख रहे थे, मान लो हम पहले 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े थे हम दोनों, ठीक है, और हम दोनों अगर 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े थे तो हम दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा था, और अब हम 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े, तो अब हमारे बीच में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, समझाया। तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी,
आया समझ में मैंने क्या बोला? इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तुम बोलोगे कि भैया इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब मान लो इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, मान लो इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दिया जाए तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा। जहां पर समझ नहीं आएगा बोल देना, ठीक है। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दिया जाए तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? हाँ भैया दिखाई तो दे रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जोड़ दिया, यही आया। तो समझ में आया भैया? सुनना, अब इसका फॉर्मूला बताओ भैया। हमने आज तक कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं देखा जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। हमने तो इक्वल देखा है, इक्वल होता है, ठीक है। एफ इजिकल टू एम ए, पी इजिकल टू एम बी, कितने सारे इक्वल वाले दिखते हैं। तो चलो इसको इक्वल वाला बनाते हैं। सुनना, अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना होता है, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट है, ये अभी के लिए नहीं है, हमेशा साइंस का तब तक पढ़ोगे जब तक यही कॉन्सेप्ट चलेगा कि जब भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है, जब भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लेकर आना है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लेकर आना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इक्वल का साइन लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब वो कांस्टेंट वैल्यू कैसे आती है? कांस्टेंट वैल्यू देखो यार, साइंटिस्ट ना एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, समझ आया मैंने क्या बोला? और एक्सपेरिमेंट करके हमको दे देते हैं, हमको सिर्फ वो वैल्यू डालनी होती है, वो फिक्स है हमेशा के लिए। समझ आया मैंने क्या बोला? तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो जैसे ही ये करा, मैं इसके बाद यहाँ पे लिख दूँ आगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से। तो हमारे पास क्या निकल कर रहा है? एफ इजिकल टू एम एम बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इक्वल का साइन आएगा तो मैंने बोला एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट को पहले नाम देते हैं के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले के लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ तो उसको क्या बोला गया? हमारे इस वाले में जी बोला गया, ठीक है। हमेशा हर एक चीज में मतलब जो कांस्टेंट आता है वो अलग आता है, ठीक है। जैसे हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते थे हमने उसका नाम जी रख दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन जी से शुरू होता है, यहाँ पे भी जी सी जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस वो रख दिया है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि कांस्टेंट वैल्यू जरूर होती है, ठीक है। तो मैंने बताया। अच्छा एक चीज और आ गई, अब तुम्हें पता होगा कि अगर कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू वाला नंबर, ठीक है। तो मैं जी को अगर कांस्टेंट बोल रहा हूँ तो जी की फिक्स वैल्यू होगी और होगी भी। मैंने पहले भी बताया कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके पहले वैल्यू दे देते हैं, जी की वैल्यू फिक्स है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें तो ऐसी ही आ जाएंगी, एम बाय डी स्क्वायर, और ये बनकर आ गया फॉर्मूला, जिसमें जी की वैल्यू क्या है दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हाँ, जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। यूनिट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 6.67 10⁻11 वो तो छोड़ दो, लेकिन उससे ऊपर की चीजें अगर समझ में नहीं आई तो वो समझने वाली चीज है भाई, बहुत ज्यादा। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना दोबारा, ठीक है। राजेश समझ में कहा नहीं आया बता। भैया इक्वल टू वाला जो है, कौन सा वाला? एफ इक्वल टू जी एम एम। ठीक है, 10 मिनट बचा, सुनना। देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स, दोबारा बता रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है, समझना। जो मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है वो दोनों जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर लगती है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो उल्टी होती है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, फोर्स डिस्टेंस कम है तो सॉरी, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगी। अब मैंने क्या बोला वो ये रहा, इन दोनों को मर्ज कर दिया तो वो ये चीज बनकर आ गई। खुद सोचना, एम एम इंटू द 1/d स्क्वायर, तो एम एम बाई डी स्क्वायर ही तो होगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेगी वही तो आएगा, तो वो ये रहा। समझना मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट का साइन आता है, और कांस्टेंट यहाँ पर हमने क्या नाम दिया? जी नाम दिया कांस्टेंट को। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया, इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट आ गया जी, फॉर्मूला ये बनकर आ गया। मैंने बोला जी एक कांस्टेंट है, अगर जी कांस्टेंट है तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, उसकी फिक्स वैल्यू ये रही 6.67 इंटू में 10⁻11 यूनिट की बात अभी हम करेंगे। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये फाइनली एक फॉर्मूला निकल कर आ गया कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो मुझे पता लगाना है उन ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं इस फॉर्मूले से पता लगा सकता हूँ। मान लो हम दोनों सामने सामने बैठे हुए, ठीक है,
हमसे पूछा गया, मतलब हमसे पूछा गया कि हम दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, हम दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है। तो हम पता है दोनों क्या करेंगे, तेरा मास और मेरा मास मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो जी की ये जो फिक्स वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, हमारे 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो जो आंसर निकल कर आएगा ना, इसका मतलब हम दोनों के बीच में उतनी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझे मैंने क्या बोला। अब मान ले फॉर एग्जाम्पल तू थोड़ा दूर बैठ जाए या फिर मैं थोड़ा दूर बैठ जाऊँ, ठीक है, तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ गया, तो पक्का अब दोबारा वो इस तरीका से लगा के सॉल्व करोगे ना तो पक्का अब फोर्स कम आएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ गया ना तो फोर्स कम हो जाएगी। अब हम और पास बैठ जाते तो क्या होता, तो ये डिस्टेंस घट जाता तो फोर्स क्या होती और बढ़ जाती। अब इस चीज को बड़े कॉन्सेप्ट पे लगाओ और अर्थ और मून पे लगाओ, ठीक है। अब अर्थ और मून के बीच का मेरे को फोर्स निकालनी है, कितनी अर्थ और मून एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अर्थ का मास, मून का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे जी की वैल्यू ये फिक्स है। चाहे तुम दुनिया में किसी भी चीज के बीच में निकालो, स्पेस में कहीं पे भी कुछ भी निकालो, तो ये जी की वैल्यू फिक्स है। ये सॉल्व करोगे तो फोर्स नहीं निकल कर आ जाएगी। बताइए जरा, अभी भी समझ नहीं आया तो। भैया हाँ पूछ। जैसे दो बॉडी है उनके बीच का जो ग्रेविटेशन लगता है वो एक दूसरे के पास ना आकर अपनी जगह पे ही रहती है, वो अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से होता है। मतलब अर्थ अपनी जगह पे रहता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो ये कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे मेरे और पेन के बीच में भी तो ग्रेविटेशन लगेगा, तो क्या कहते हैं वो अपनी जगह से हिल के मेरे पास नहीं आते क्योंकि उस पर अर्थ का भी ग्रेविटेशन लगता है। मेरे को तेरी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आया, मेरे को टाइप कर दे एक काम कर, ठीक है, टाइप कर दे भैया। एक सेकंड हो जाओ भैया। डिस्टेंस है वो तो ही होना चाहिए क्या भाई, डिस्टेंस है वो एस क्यू ही होना चाहिए। एस क्यू मतलब स्क्वायर। हाँ, अबे फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला लिखा है डी का स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला कैसे चेंज कर देगी, होना ही चाहिए का मतलब क्या, जब बोल रहा हूँ डी स्क्वायर है, फॉर्मूला है ये। अगर एक फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as है तो तेरी मर्जी चलेगी कि वी स्क्वायर लगाओ या सिर्फ वी लिख दो। अरे फॉर्मूला है वो, डिस्टेंस का स्क्वायर ही लगाना है। ये फालतू के क्वेश्चन जब पूछते हो ना तुम लोग, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है सच में। अरे भाई फॉर्मूले को चेंज क्यों कर रही है, समझ में आया? पूछ अब किताब कौन पूछ रहा था। चैप्टर 9 में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था। इधर फोर्स इक्वल टू जीएमएम बाय आर स्क्वायर पढ़ रहे हैं, जी स्क्वायर डी स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला था वो फोर्स का अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात, एक ही चीज के कई फॉर्मूले होते हैं, हो सकते हैं अभी, ठीक है। वहां पर एफ इक्वल टू एम में था ना, यहाँ पर एफ इक्वल टू जीएमएम बाय आर स्क्वायर है, डी स्क्वायर है। इन दोनों चीजों का भी आगे जाके यूज होगा, तो ये मत कंफ्यूज हो कि वहां पे एफ का अलग फॉर्मूला है, यहाँ पे एफ का अलग फॉर्मूला है। एक चीज में कई फॉर्मूले हो सकते हैं और होते हैं, समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। और आप भी आगे जाके उस का यूज भी करेंगे, ठीक है। प्राची अभी समझ में आया तो पूछ लिया। अब एक चीज सुनो ध्यान से, इसकी यूनिट निकालते हैं। मैंने तुम्हें सिंपल सा एक रामबाण इलाज बताया हुआ है, तुम्हें याद हो रहा है वो तरीका या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैंने बोला हुआ है जिसकी ऐसा यूनिट निकालनी है उसको एक साइड अकेले छोड़ो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, ठीक है। सुनना, मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस जी को एक साइड छोड़ दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ डी स्क्वायर अपॉन में मास इधर मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा एम बाय एम, ठीक है। तो सुनना, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी अपॉन में मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, और 2 बार मास है, 2 बार केजी तो केजी स्क्वायर। तो निकल कर नहीं आ गई 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर पर का ये निशान लगा दो या फिर यहाँ पे -2 लिख दो, तो ये निकल कर आएगी सीधी वैल्यू, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, लेकिन ये जो तुम बेवकूफ वाले क्वेश्चन पूछ लेते हो ना कभी कभी प्राची मैडम, तो तुम्हें लग रहा है सोते सोते काम कर रही है, सोते सोते पढ़ाई कर रही है।
तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं तुमने पढ़ा ही नहीं, तब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाते। चलो पूछो, समझ में आया ये वाला टॉपिक? जरा बताना मुझे हैंड रेस करके किस किस को समझ में आया ये। ठीक है, सुनना, तो अगर समझ में ना आए तो बता देना, पूछ लेना दोबारा। ठीक है प्राची मैडम, थोड़ा ठीक है सुनना। तो अभी कितना टाइम बचा? अभी 2 मिनट बचे हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अब टेस्ट होगा यार, मैं बार बार टेस्ट बोल रहा हूँ लेकिन ले नहीं पा रहा, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। चलो मैं बता दूंगा इस बार, ग्रुप में बता दूंगा कि कब है टेस्ट। ठीक है, चैप्टर भी बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा। ठीक है, अगली क्लास पर डाउट्स निकाल देना। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, ये घट रहा था तो ये भी घट रहा था, ये उल्टा है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब है उल्टा। खुद सोचो ना, मैथमेटिक्स लगाओ यार, मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा नहीं है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो बड़ी आती है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आती है। और न्यूमरेटर के साथ सीधा सीधा होता है, न्यूमरेटर बड़ा तो ओवरऑल वैल्यू भी बड़ी, न्यूमरेटर छोटा तो ओवरऑल वैल्यू भी छोटी बड़ी, मतलब जो भी है वैसी तो है यहाँ पर भी, है कि नहीं? नीचे अगर ज्यादा बड़ा होगा तो डिवाइड करके छोटा आंसर आएगा, नीचे छोटा होगा तो डिवाइड करके बड़ा आंसर आएगा। यही तो है यार, क्या इसमें सोचने वाली बात है? क्या संडे को ही रखना प्लीज, संडे को देखते हैं। ठीक है चलो मिलते हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना। ठीक है, और अगर यार प्लीज दे दो भाई ये बहनों, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मेरा घर बन रहा है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अच्छा हाँ, उसके बाद क्या नाम है उसका? नाम क्या यार, क्या नाम है इसका? हाँ ये क्या नाम था उसका?